I'm Dr. Haresh Makija, working as an associate professor and head of Department of Psychiatry and Behavioral Science at Kherpo Medical College, Kherpo Miras. हमें कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि हम वीडियो बनाएं इपिलेप्सी पे। हमने पहले एक चार्ट बनाया था, छोटा सा इपिलेप्सी की डेफिनेशन बताई थी, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं इपिलेप्सी पे। अब इपिलेप्सी बेसिकली जो है ना, हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा बन गया है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों को जिन है, इन लोगों को ऐसा मसला है कि जो किसी और को मतलब होता है तो हम उनसे रिश्ता नहीं करते, हम उनसे कभी-कभी बात करना अवॉइड कर देते हैं। ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ये कोई आपको किसी से बात करने से, मिलने से कोई ट्रांसफ़र नहीं होती, और ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ है अगर कि जिसको हम कहें कि ये कोई बुरा इंसान है, या कोई उसने कोई हादसा तो प्रोड्यूस नहीं की, या कोई उसने कोई ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया जिससे एपिलेप्सी हुई। नो डाउट ये जेनेटिकली होती है, फैमिलीज़ में रन करती है। अब ये एपिलेप्सी है क्या? जब 2 या 2 से ज़्यादा सीज़र्स के एपिसोड आते हैं, उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। अब सीज़र क्या है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द ब्रेन। अब जैसे बिजली नहीं कड़कती आसमानों में, इसी तरीके से ब्रेन में भी एक बिजली कड़कती है। वो अनप्रोवोक्ड और अनप्रेडिक्टेबल सीज़र्स होते हैं। झटके लगते हैं इंसान को, हिलने लगता है, उनके बॉडी के पार्ट्स हिलने लगते हैं, वो जो है ना गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं कभी-कभी। वो डिपेंड करता है कि कौन-सा टाइप है। इसमें एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है ब्रेन में। अब एपिलेप्सी बहुत ही कॉमन है। 100 मिलियन लोग एपिलेप्सी इस वक़्त सफ़र कर रहे हैं। अब 90% लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट भी नहीं लेते, क्योंकि हमारे कल्चर का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी डिफरेंट है, प्रायोरिटी डिफरेंट है, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा काफ़ी पुअर है, इनएडिक्वेट सप्लाईज़ है एंटी एपिलेप्टिक। हालाँकि वो इतनी महँगी नहीं है, अगर हम देना चाहें, ये हम नहीं कह रहे, ये डब्ल्यूएचओ कह रही है कि काफ़ी सारे लोगों पर ट्रीटमेंट ही नहीं पहुँचता। अब जो इंडिविजुअल खाली सीज़र है वो 80 लोगों को होता है लाख में से, और जो एपिलेप्सी है वो 45 लोगों को होती है 1 लाख में से। तो सीज़र की जो प्रेवलेंस है वो 9% है। सिंगल एपिसोड अगर आपको होता है तो हम उसको सीज़र बोलते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको ऑब्जर्व करते हैं। एपिलेप्सी की जो प्रेवलेंस है वो अराउंड 1% है। जैसे मैंने पहले बताया कि तकरीबन 100 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोगों में जो है ना एपिलेप्सी है, और इसकी जो हाईएस्ट प्रेवलेंस है वो लेस देन 30 ईयर्स में। जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, इसकी प्रेवलेंस कम होती जाती है। अब प्राइमरी एपिलेप्सी जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं, जिसमें हमें कोई काज़ नहीं मिलता, वो बेसिकली जेनेटिकली होती है ज़्यादातर। जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, वो फैमिलीज़ में रन करती है। और जो सेकेंडरी होती है, उसमें हमें काफ़ी सारे काज़ेज़ मिलते हैं, वो किसी वजूहात की वजह से होती है। कोई ब्रेन इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गई ब्रेन की, हद से ज़्यादा बुखार निकल गया तेज़, उसमें होता है। कोई अदर ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया ब्रेन में, फॉलेज हो गया, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, कोई ड्रग्स ले रहा है पेशेंट, अल्कोहल विथड्रॉल हो गया, कोई बंदा मतलब अल्कोहल एडिक्टेड है, वो छोड़ देता है, उसमें झटके लगने के चांसेस होते हैं। कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ है, उसमें होने के चांसेस होते हैं। शुगर लेवल कम हो जाती है, उसमें झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की फिर एज कितनी है, न्यूबॉर्न है, चाइल्डहुड है, अडल्ट है, वेरी करते हैं काज़ेज़ उसमें ना। अब इनको हम क्लासिफ़ाई कैसे करते हैं? इनको हम 2 टाइप्स में क्लासिफ़ाई करते हैं, पार्शियल सीज़र और जनरलाइज़्ड सीज़र, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि वो होश में है कि नहीं है। अगर पेशेंट होश में है, दैट इज़ पार्शियल सीज़र। अगर होश में नहीं है, बेहोश हो जाता है, दैट इज़ जनरलाइज़्ड सीज़र। अब पार्शियल सीज़र को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक बिल्कुल होश में होना, दूसरा मदहोश होना, इम्पेयर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर वो बिल्कुल होश में है और सिर्फ खाली फोकल पिट है, कोई बॉडी का पार्ट खाली हिल रहा है और उसकी कॉन्शियसनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, हम उनको बोलते हैं सिंपल पार्शियल सीज़र। अगर वो उसकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो रही है, वो मदहोश हो रहा है और उसका बॉडी का पार्ट भी हिल रहा है अलॉन्ग विद अदर बॉडी मूवमेंट्स, तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र। अब चांसेस होते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र कन्वर्ट हो जाए जनरलाइज सीज़र में, वो आगे चल के बेहोश हो जाए, गिर जाए। तो जो जनरलाइज सीज़र है उसमें टोनिक क्लोनिक सीज़र आते हैं, एब्सेंस सीज़र आते हैं, मायोक्लोनिक सीज़र्स आते हैं, एटोनिक सीज़र आते हैं। तो टाइप्स तो इसकी आपके सामने आ गई। तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र में जो चीज़ें हमें आनी चाहिए उसको हम 4A में जो है ना, हम कहते हैं कि 4A याद करें। एक ऑरा, उसमें ये होता है कि फीलिंग्स होती है। ऐसी फीलिंग आती है कि हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ होने वाला है। मतली सी होने लगती है, पेट में मरोड़ सी होने लगती है, कान में अजीब-सी एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है। हम सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एक पे ऑरा हो गया, दूसरा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑटोमेटिज़्म, ये मूवमेंट्स होती हैं ज़्यादातर फेशियल मूवमेंट्स, लिप्स मेकिंग होती है, मम्बलिंग हो गई,
फिजिटिंग हो गई, ये सारी मूवमेंट्स होती हैं ऑटोमेटिज्म में, एबनॉर्मल मूवमेंट्स। और चौथी चीज इसमें एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी। अब इसमें और क्या होता है, आफ्टर द फिट्स हमें पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन होता है, स्पेशली इन जनरलाइज सीजर। 5-7 मिनट तक हमें एक अजीब सा सर में दर्द रहता है कि जो हमें कुछ ना कुछ जैसे हो रहा है। अब ये जैसे एप्सन सीजर की हम बात करें, जैसे जनरलाइज सीजर में अलग अलग टाइप्स हैं, टोनिक क्लोनिक अलग है, मायोक्लोनिक अलग है, एप्सन सीजर अलग है। उसमें क्या होता है, बंदा जो है ना थोड़ी देर के लिए मतलब चलता ही रहता है, फॉर फ्यू सेकंड्स, लेस देन 15 सेकंड्स वो ब्लैंक सा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि उसको झटका लग गया। ड्राइविंग करते करते या ऐसी चीज करते करते 10 to 15 सेकंड्स मतलब उसका जो है ना वो बेहोश हो जाता है। ज्यादातर ये बच्चों में होती है, पर ये बड़ों में भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इनको हम डायग्नोज कैसे करें कि इस पेशेंट्स को इपिलेप्सी है। जो इनके सिम्टम आते हैं, जब इंसान को झटके लगते हैं, तो कुछ कन्वर्जन डिसऑर्डर की बीमारी होती है फीमेल में, उसमें बेसिकली हम उनको सूडो फिट्स बोलते हैं, पर काफ़ी सारे लोग जो है ना उनको एज इपिलेप्टिक फिट्स करके ट्रीट करते हैं। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर वो रियल इपिलेप्सी है, झटके लगते हैं, कोई बंदा बेहोश हो रहा है, तो ज़्यादातर उन लोगों में पेशाब निकल जाता है, जबान जो है वो दांत के बीच आ जाती है, जबान कट जाती है तो खून निकल आता है, मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है, आंखें ऊपर चली जाती हैं और बंदा बेहोश हो जाता है अगर जनरलाइज फिट्स हैं तो। वाइल जो सूडो फिट्स हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के, वो ज्यादातर लोगों की प्रेजेंस में होते हैं, वाइल इपिलेप्सी कहीं पे भी हो सकती है। और सूडो फिट्स में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन नहीं होती, टंग बाइट नहीं होती। हाँ, बंदा बेहोश हो जाता है, ज्यादा काफी देर तक बेहोश रहता है, इसमें कुछ सेकंड्स तक होता है इपिलेप्सी में, कन्वर्जन डिसऑर्डर में काफी देर तक बेहोश होता है। वो जो बेहोश होता है वो सुनता रहता है बातें, जो लोग बात करते हैं वो सुनते रहते हैं, उसमें पोस्ट टिक्टल कंफ्यूजन नहीं होता ज्यादातर, भले वो कंप्लेन करते हैं। हिस्ट्री का जो कंटेंट है जो हम देखते हैं उसमें काफी चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर में स्ट्रेस मिलता है हमें, कोई ना कोई ऐसी डिमांड मिलती है जो उनकी पूरी नहीं होती, उस टाइम ये होता है। अगर घर में झगड़ा होता है तो उस टाइम ये चीज होती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा जरूरी होता है कि ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है या इपिलेप्सी है, तो उसी हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। अब इपिलेप्सी क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बेसिकली हम क्लिनिकली देख लेते हैं कि उसको इपिलेप्सी है या नहीं है। ईईजी सपोर्टिव डायग्नोस्टिक जो है ना टेस्ट है, ईईजी हम कराते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उनकी जो है ना इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है ब्रेन की वेव्स की, तो उस पर पता चलता है। पर नॉर्मल ईईजी डज नॉट रूल आउट इपिलेप्सी। अगर ईईजी आपको नॉर्मल मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसको इपिलेप्सी नहीं है। हाँ, अगर एबनॉर्मल मिल रही है तो हम कहते हैं इपिलेप्सी है। एमआरआई करा लेते हैं रूल आउट कराने के लिए, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं है, कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम इन्वेस्टिगेट पूरा करते हैं, पूरी उनकी जो है ना मेटाबॉलिक प्रोफाइल कराते हैं, ताकि हमें पता चले कि काज क्या है। काज नहीं मिलता तो हमारी डायग्नोसिस वैसे भी कंफर्म हो जाती है, जैसे इपिलेप्सी। अब हमें करना क्या है, अगर किसी को फिट्स लग रहे हैं तो उस टाइम फर्स्ट एड प्रोटोकॉल हमारा क्या होना चाहिए। हमें बेसिकली एयरवे ब्रीदिंग उनकी मेंटेन करनी होती है। अगर आप देख रहे हैं किसी को फिट्स लग रहे हैं तो उसकी एक साइड टर्न कर लें और उनको हजारस मटेरियल से जो है ना प्रिवेंट करें। जैसे कोई नोकीली चीज पड़ी हो या कोई ऐसी कोई चीज नीचे पड़ी हो तो उसको हटा दें, ताकि उसको उसे टच ना हो। पर उसके मुंह में आप हाथ ना डालें, ना ही उसका मुंह खोलने की फिलहाल कोशिश करें, क्योंकि इसमें कट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनकी खुद की जुबान कट जाती है। अगर आप जानते हैं किसी मरीज को वो प्रेग्नेंट है या वो डायबिटिक है या वो इंजर्ड है, कोशिश करें कि उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ट्रांसफर करें। और इनके जो अगर कोई आपका जानने वाला है नॉन केस है इपिलेप्टिक, तो आप उनको ड्राइविंग से मना करें, स्विमिंग से मना करें। आप उनको कहें कि उनकी नींद टाइम पे हो, क्योंकि अगर जिनकी नींद टाइम पे नहीं होती उनमें झटके के चांसेस ज्यादा होने लगते हैं। और वो लोग फोटो सेंसिटिव होते हैं, सॉरी फोटो सेंसिटिव होते हैं। आवाज पे भी उनको झटकी आने की जो है ना वो बढ़ जाती है। अगर वो गेमिंग गेम्स देखते हैं या डिस्को में जाते हैं, ऐसी लाइट्स जो उनके जो है ना आंखों में पड़ती हैं तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और हम उनको कॉन्टेक्ट कार्ड्स पहनाते हैं हाथ पे, ताकि पता होना चाहिए, उस पर उसका नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई ऐसी चीज हो रही है तो उनको जल्द से जल्द उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया जा सके। अब इसको मैनेज कैसे करें, अगर इमरजेंसी में है तो हम कोशिश करते हैं उनको इंजेक्शन डायजीपाम दे दें, आईवी 5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक हम दे सकते हैं। और ये हम कोशिश करेंगे आईएम ना दें, क्योंकि इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी पुअर है। अगर हम जो ना मसल में लगाते हैं तो कोशिश करके इसको आईवी दिया करें। काफी सारे लोग इसको डाइल्यूट करके देते हैं। अब ये एक मिसकंसेप्शन है, अभी तक हमारी हॉस्पिटल में भी अगर मैं किसी को कहता हूं कि अगर वो आईवी डायजीपाम लगाते हैं तो वो कहते हैं सर डाइल्यूट कर दें। अगर मैं मना करता हूं तो फिर भी वो डाइल्यूट कर देते हैं। बेसिकली
उनसे वो प्रेसिपिटेट फार्मेशन होती है कि वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डाइल्यूट करने से कोई उससे जो है ना नुकसान ही हो सकता है, फायदा कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन शायद उस साइट पे पूरी नहीं होती, क्योंकि अजीब से एक बबल से बन जाते हैं। क्योंकि रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको डायरेक्ट दे सकते हैं। अब अगर आईवी डायज़ेपाम काम नहीं कर रही और वो जो है ना फिट्स नहीं रुक रहे, देन वी हैव ऑप्शन ऑफ आईवी फेनिटोन, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिनोबार्बिटोन का ऑप्शन है। क्योंकि ये बेसिकली दूसरे कंट्रीज में तो हम ईईजी मॉनिटरिंग लगा के जो है ना उसको ये चीजें देखते हैं कि उसमें नजर आती है चीजें, यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं होती, तो हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे विजिलेंट रहना पड़ता है उसको ट्रीट करते वक्त। अब अगर वो पेशेंट होश में आ रहा है तो उसके बाद हमारा क्या रोल होना चाहिए, कौन सी सिलेक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक कौन सी होनी चाहिए, कौन सी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, उसकी कोमॉर्बिडिटी क्या है, कहीं वो फीमेल प्रेग्नेंट तो नहीं है। जैसे वेल्प्रिक एसिड और कार्बामेजिपिन है, हम उसमें अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हम देते हैं तो उनके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं, और हम फोलिक एसिड का डोज ऑलरेडी उनका बढ़ा देते हैं। हमारे पास दूसरे ऑप्शन है लेविट्रासिटाम, लेमोट्रिजीन, ब्रेवरासिटाम, फिनोबार्बिटोन, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्या है, कौन सी वो ले सकता है, क्योंकि दवाई काफ़ी अरसे तक चलती है। अगर किसी को इपिलेप्सी फर्स्ट टाइम हम डायग्नोज करते हैं तो कम से कम उसको हम 3 साल दवाई देते हैं, मोनोथेरापी से स्टार्ट करते हैं, सिंगल दवाई स्टार्ट करके हम उसको मिनिमम डोज से मैक्सिमम डोज पे लेके जाते हैं, देखते हैं कि पेशेंट कहाँ तक रिस्पांस करा, अगर रिस्पांस नहीं करा तभी हम एड ऑन थेरापी करते हैं या दवाई को स्विच करते हैं। प्रैक्टिकली लोग 2-2 3-3 दवाइयाँ एंटी एपिलेप्टिक मिला के देते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेफरेबली हमें एक ही दवाई देनी चाहिए जो मोनोथेरापी में, जिसको हम मैक्सिमम डोज पे ले जाएं ताकि हम उनको ऑब्जर्व करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।